हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रधानाध्यापक का कट ऑफ क्या रहने वाला है एवं रिजल्ट से लेके नियुक्ति तक, नियुक्ति से लेके विद्यालय योगदान तक और योगदान से लेके वेतन तक, इन सभी तमाम जानकारी लेके उपस्थित है हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर प्रसाद सिंह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। दुर्गेश क्लासेस की ओर से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर तमाम शिक्षक वृंदों, शिक्षाविदों को हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन, शुक्रिया, साधुवाद। आज का प्रसंग है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसके बारे में विस्तृत पदस्थापन, नियुक्ति तक की चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जब तक आप नहीं कीजिएगा शेयर, हम नहीं समझेंगे कि आप मेरा कर रहे हैं केयर। अगर मेरा कीजिएगा केयर तो इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक शेयर, तभी हम समझेंगे आपका विचार है फेयर। तो आज प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा जो आयोजित हुई थी, उसमें लगभग 25,000 बिहार के 38 जिले, 101 अनुमंडल, 9 प्रमंडल और 533 प्रखंड में अवस्थित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पदों पर पदस्थापित नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगभग 25,000 अभ्यर्थियों के द्वारा इस पद के लिए आवेदन किए गए, जिसमें से 28 जून 2024 को लगभग 21,000 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लिए। लेकिन 21,000 में 10 से 12,000 अभ्यर्थी के बीच फाइट नज़र आ रहा है। जो दुर्गेश क्लासेस की टीम अपना आकलन प्रस्तुत कर रही है, उस आकलन में 21,000 एपियर हुए। ज़्यादातर स्टूडेंट पटना और मुजफ्फरपुर, दो ही जगह पूरे बिहार में केंद्र बना हुआ था। उन दोनों केंद्रों पर, हर केंद्र पर जाकर के कितना आसन व्यवस्था था और कितने विद्यार्थी एपियर हुए, इसका रिपोर्ट लेने के बाद जब अंतिम आंकड़ा आया है, उस आंकड़ा के अनुसार लगभग 21,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 10 से 12,000 के बीच फाइट नज़र आ रहा है। कुल पदों की संख्या की जहां तक बात है, कुल पदों की संख्या 6,064 है, जिसमें कुल पुरुष पदों की संख्या 4,047, कुल महिला पदों की संख्या 2,014 और थर्ड जेंडर जो तृतीय श्रेणी के हैं, उनके लिए पद 3, कुल मिलाकर के 6,064। तो इतने कुल पद निर्धारित हैं और कुल अभ्यर्थी जिनके बीच फाइट है वो 10 से 12,000 के बीच में हैं। तो आज पूरे एनालिसिस करने के बाद, इससे पिछले वीडियो में हमने जो कटअप दिया था, उस कटअप में कुछ बढ़ोतरी हुई है। चूँकि सर्वे लगातार चलते रहता है और सर्वे में जो अभ्यर्थी हैं, जो एपियर हुए हैं, वो खुल करके सही सही डेटा नहीं देते हैं, जिसके कारण कटअप फ्लैक्चुएट करते रहता है। लेकिन इस बार हम सब अभ्यर्थी से OMR का प्रिंट आउट मंगवाए। लगभग 12,000 OMR व्हाट्सएप पर आया, जिसमें दुर्गेश जी के 300 टीम में कुल मेंबर हैं। प्रत्येक मेंबर के द्वारा लगभग 10 दिन से प्रत्येक दिन 4-4 OMR को चेक करके और कंप्यूटर पर लोड किया गया। इस 10 से 12,000 के बीच इसलिए फाइट किया जा रहा है क्योंकि 21,000 में 9,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो अपना पासिंग परसेंटेज भी पार नहीं किए। जिनका जिस कैटेगरी में पासिंग परसेंटेज है, जैसे जनरल में 60, BC में 55, EBC में 51, महिला, SC, विकलांग 48, वो भी पार नहीं कर सके। तो दुर्गेश क्लासेस की टीम
वैसे 9,000 से 11,000 कैंडिडेट को छांट करके मात्र 10 से 12,000 कैंडिडेट का, जो प्रत्येक कैंडिडेट के द्वारा इनके ईमेल पर OMR भेजा गया था, उनको 300 टीम के द्वारा जांच किया गया फाइनल आंसर की के बाद। उसके बाद जो अनुमानित कटअप है वो जनरल मेल 80 से 85, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम 85 नहीं है, 85 न्यूनतम है। यानी 80 भी न्यूनतम हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है और 85 भी हो सकता है। कटअप का मतलब ही होता है, ये न्यूनतम बता रहे हैं कि कम से कम इतना तक रह सकता। अधिक तो वो 100, 105, 110 भी लाने वाले बहुत छात्र हैं, बहुत अभ्यर्थी हैं जो 100 प्लस में भी हैं, बहुत 90 प्लस में भी हैं। लेकिन अधिकाधिक कैंडिडेट जितना जनरल का सीट है पुरुष का 4047 कुल पुरुष पदों की संख्या है, उसमें जनरल का जितना है लगभग 2000। उस जनरल में 2000 में अधिकाधिक संख्या में कैंडिडेट 80, 90, 100 से अधिक है। इसीलिए इन्होंने, इनकी टीम ने 80 से 85 यानी न्यूनतम है, न्यूनतम 80 से 85 मार्क्स रह सकता है जनरल मेल में। जनरल फीमेल में 75 से 78, जनरल फीमेल में 75 से 78 तक रह सकता है। और EWS मेल में 74 से 76, EWS फीमेल में 68 से 71, BC मेल में 75 से 78, BC फीमेल में 72 से 75, EBC मेल में 68 से 70, EBC फीमेल में 65 से 67, SC मेल में 57 से 60, SC फीमेल में 50 से 52 और ST में जो पासिंग अंक हैं 48 ज़्यादातर यही रहने का अनुमान है कि जो भी 48 लाए होंगे उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। रिजल्ट की जहाँ तक बात है और रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है, रिजल्ट का आयोग ने लक्ष्य रखा है कि तांती ततमा जाति के जो SC कैटेगरी में फॉर्म भरे थे, अब उनका कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार EBC हो गया है। तो 2 तारीख से 23 तारीख तक उनके लिए अपने यूज़र ID पासवर्ड पर लॉगिन करके अपना अपना क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करने का आयोग के द्वारा डेट दिया गया है। जो सभी तांती ततमा जाति के अभ्यर्थी हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र और क्रीमिलियर बना करके लोड करेंगे। तो 25 सितंबर को रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि 25 से 30 के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकती है। तो अब मोटे तौर पर कहा जाए तो आज 3 सितंबर है और मोटे तौर पर 22 से 25 दिन के बाद रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जब रिजल्ट जारी होगा तो बजाबते मेरिट वाइज जारी होगा, कैटेगरी वाइज जारी होगा। हर कैंडिडेट का जनरल में रिजल्ट हो या अपने कैटेगरी में रिजल्ट हो, सबका मेरिट निर्धारण होगा। फिर रिजल्ट जारी होने के बाद अगला प्रक्रिया आयोग के द्वारा संपन्न नहीं होगा। फिर आयोग उस रिजल्ट को जारी करने के बाद शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दीजिएगी। जब शिक्षा विभाग को रिजल्ट उपलब्ध हो जाएगा तब शिक्षा विभाग अपनी सुविधा अनुसार काउंसलिंग का डेट रखेंगे, जो प्रायः विज्ञान भवन में ही होने की प्रबल संभावना है। विज्ञान भवन पटना में अपने क्रम संख्या के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसमें जिसका जितना क्रम होगा उस क्रमानुसार अपने अपने निर्धारित तिथि पर अपना अपना मूल प्रमाण पत्र लेकर के वहाँ उपस्थित होंगे। तब एक दुविधा है कि भाई कौन कौन सा प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। तो पहली बात, इस प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा के लिए जो 2 महत्वपूर्ण कागजात है, पहला अनुभव प्रमाण पत्र और दूसरा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कागजात है। चूँकि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रायः सबों के पास रहता है, लेकिन दिक्कत होती है अनुभव प्रमाण पत्र उसी के पास रहेगा जिसका सेवा न्यूनतम 8 वर्ष माध्यमिक में और न्यूनतम 4 वर्ष उच्च माध्यमिक में नियमित रूप से हो, और जिस पद पर आप पदस्थापित हैं, जिस पद पर आप हैं, जिस पद पर हैं, जिस विभाग में हैं, उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, या तो डीडीसी का और नहीं तो डीईओ का। ये दोनों अनापत्ति और अनुभव दोनों अति अनिवार्य है। उसके बाद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मैट्रिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक प्लस बीएड, ये भी अनिवार्य है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो रिजर्वेशन कैटेगरी में सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र, इसलिए चूँकि रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो बिहार का स्थायी निवासी हो, अतः आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं या एनसीएल ईबीसी बीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको साथ ले जाना होगा। इसके साथ साथ आधार कार्ड, चूँकि परीक्षा में बायोमेट्रिक हुआ था तो आधार से ही आपका वेरिफिकेशन वहाँ प्रेजेंटेशन का किया जाएगा बायोमेट्रिक से, कि जो परीक्षा दिए थे वही काउंसलिंग में आए हैं कि कोई और आए हैं। इसीलिए आधार कार्ड भी आपको अपने साथ ले जाना होगा। जो TRE 1-2 में नियुक्ति के बाद वेरिफिकेशन का काम आधार वेरिफिकेशन हुआ था, थंब इम्प्रेशन, यहाँ काउंसलिंग के समय ही थंब इम्प्रेशन हो जाएगा। जब आप थंब इम्प्रेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे तो काउंसलिंग के लिए आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। आप वहाँ सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ बैठ जाएंगे। वहाँ एक एक प्रपत्र दिया जाएगा जिस प्रपत्र में आपको तमाम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जानकारी भरना रहेगा। जब आप सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जानकारी उसमें भर देंगे, उसके बाद आपको 3 प्रमंडल का विकल्प मांगा जाएगा। पूरे बिहार में 9 प्रमंडल हैं। आप जब 3 प्रमंडल देंगे तो उसी विकल्प के आधार पर और आपके मेरिट के आधार पर आपको प्रमंडल में सीट की उपलब्धता के आधार पर, साथ साथ आपका मेधा क्रमांक के आधार पर प्रमंडल राज्य से ही आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जब राज्य से प्रमंडल अलॉट कर दिया जाएगा तो इसकी सूचना आपको भी मोबाइल पर दे दी जाएगी। प्रमंडल से, संबंधित प्रमंडल से, जिस प्रमंडल में आपका अलॉटमेंट होगा उस संबंधित प्रमंडल से आपको मोबाइल से भी सूचना दी जाएगी, SMS के द्वारा भी सूचना दी जाएगी। बजाबते उस प्रमंडल से पत्र भी जारी होगा RDD कार्यालय से, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से, कि इतने लोगों का चयन इस प्रमंडल में प्रधानाध्यापक पद के लिए हुआ है। उसके बाद चयन उपरांत आप अपने अपने पदस्थापित विद्यालय से विरमण के लिए अपने अपने पदाधिकारी के पास प्रधानाध्यापक से आवेदन अग्रसारित कराने के तत्पश्चात विरमण के लिए देंगे। और अनुभव प्रमाण पत्र पर एक चीज़ कहना भूल गए कि अनुभव प्रमाण पत्र पर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग से पहले DPO स्थापना का भी प्रति हस्ताक्षरण आवश्यक है, वो कराना नहीं ही भूलेंगे। क्योंकि जब तक DPO स्थापना का प्रति हस्ताक्षरित नहीं होगा आपका अनुभव वैलिड नहीं माना जाएगा। तो तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता दिया गया। अब इसके बाद पदस्थापन की प्रक्रिया में जब RDD के पास आपका नाम आ जाएगा कि इतने लोगों का अलॉटमेंट इस प्रमंडल में हुआ है, उस प्रमंडल से संबंधित प्रमंडल से जब आपका पत्र जारी हो जाएगा तो आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय दिया जाएगा कि संबंधित विद्यालय में जहां आप पदस्थापित हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अग्रसारण के बाद संबंधित पदाधिकारी से विरमण पत्र लेकर के इतने दिनों के अंदर अपना योगदान करें। तो फिर विरमण पत्र लेकर के आप संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महोदय के कार्यालय में आकर के योगदान करेंगे। योगदान करने के बाद जब योगदान की तिथि समाप्त हो जाएगी तब आप लोगों का विद्यालय पदस्थापन की प्रक्रिया क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के द्वारा की जाएगी। उसमें भी आपको अपने प्रमंडल में
मेधाक्रम के अनुसार आपको 10 स्कूल या 5 स्कूल या 3 स्कूल या 2 स्कूल का विकल्प मांगा जाएगा। फिर उस विकल्प के आधार पर आपका पदस्थापन होगा। फिर पदस्थापन के बाद उसको एक पत्र निर्गत होगा जो संयुक्त आदेश होता है। जितने भी प्रधानाध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी होंगे, जितने उसमें से योगदान करेंगे, उन तमाम लोगों का आवंटन विद्यालय का एक संयुक्त पत्र निर्गत होगा, जिस पत्र पर आपके नाम के सामने विद्यालय का नाम भी अंकित रहेगा। उस विद्यालय में जाकर के आपको अपना प्रभार ग्रहण करना है और प्रभार ग्रहण करने के बाद प्रभार रिपोर्ट पुनः क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में समर्पित करना है। फिर आप कहीं न कहीं अगर पदस्थापित हैं और नए जगह प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित होइएगा तो ये एक नियमित पद है जिसमें आपको पुनः HRMS प्राण जनरेट कराना होगा। जो भी नियोजित भाई पहले से BPSC में आ चुके हैं उनका ऑलरेडी प्राण जनरेट है। HRMS केवल ऑनबोर्डिंग कराना होगा और प्राण को शिफ्टिंग कराना होगा। लेकिन हमारे जो नियोजित शिक्षक बंधु हैं जिनका अभी तक विशिष्ट में पदस्थापन नहीं हुआ है और विशिष्ट बनने से पहले ही अगर वो गुरु वशिष्ठ के पद पर आ जाएंगे अर्थात प्रधानाध्यापक के पद पर आ जाएंगे तो उनको भी प्राण नंबर जनरेट करना होगा। फिर उसके बाद वेतन की प्रक्रिया HRMS के माध्यम से आरंभ होगी। तो आज के वीडियो में ये तमाम जानकारी कटअप के विश्लेषण के साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया, पदस्थापन की प्रक्रिया, सारी जानकारी दी गई। इन तमाम जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे आग्रह निवेदन है मान्यवर कि अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे हम समझेंगे आप मेरा उतना ही केयर कर रहे हैं। धन्यवाद।